दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे प्लानिंग इन इंडिया की। आफ्टर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी चीज़ें प्लान की हैं और उसका स्ट्रक्चर कैसा था। प्लानिंग कमीशन क्यों इस्टेब्लिश हुआ, प्लानिंग कमीशन के क्या क्या फंक्शंस थे, प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, और फिर गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग क्यों बनाया। इस सब के बारे में यहाँ पर हम डिटेल बात करेंगे आज। सबसे पहले बात करते हैं प्लान होता क्या है, प्लान को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ए प्लान स्पेल्स आउट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ ए नेशन शुड बी पुट टू यूज। इट शुड हैव सम जनरल गोल्स as well as specific objectives which are to be achieved within a specified period of time. In India, plans are of 5 year duration and are called 5-year plans. तो दोस्तों, प्लान को डिफाइन कर समय हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक सर्टेन गोल होता है जिसको अचीव करने के लिए हम कुछ एक्शन लेते हैं, और सिस्टमेटिक मैनेजमेंट जो होता है उन सबको मिलाकर हम प्लान बोलते हैं। कभी कभी सर्टेन गोल होते हैं, कभी उसमें जनरल गोल्स होते हैं। तो हर प्लानिंग का एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव होता है, एक सर्टेन गोल होता है। तो प्लान को डिफाइन कर समय इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। पर्सपेक्टिव प्लान। पर्सपेक्टिव प्लान क्या होता है? आवर प्लान डॉक्यूमेंट्स नॉट ओनली स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अटेंड इन द 5 years of a plan, but also what is to be achieved over a period of 20 years. This long-term plan is called perspective plan. The 5-year plans are supposed to provide the basis for the perspective plan. Perspective plan लॉन्ग ईयर प्लान होता है जो 20 ईयर का होता है, और ये जो 5-5 ईयर के अलग अलग प्लान बनते हैं ये पर्सपेक्टिव प्लान को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, प्लानिंग 1 ईयर की भी होती है, 2 ईयर की भी होती है, 3 ईयर की भी होती है, जो शॉर्ट टर्म प्लान कहलाते हैं और जिनको हम इकोनॉमिक्स में रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। और पर्सपेक्टिव प्लान का मतलब होता है लॉन्ग ईयर प्लान या लॉन्ग टर्म प्लान जो जनरली 20 ईयर का होता है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम जो सीबीएसई ने अभी आपके सिलेबस में ऐड किया है 2020-21 से, इकोनॉमिक सिस्टम क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एवरी सोसाइटी हैज़ टू आंसर 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। सेकेंड, हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस्ड। Should producers use more human labor or more capital for producing things? And third, how should the goods and services be distributed among people? तो ये तीन जो क्वेश्चन हैं, दीज आर 3 डिफरेंट क्वेश्चंस। ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है हर कंट्री की, जिसको हम व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस जानते हैं। तो व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस इन द कंट्री, ये इकोनॉमिक सिस्टम डिफाइन करता है, ये इकोनॉमिक सिस्टम डिज़ाइन करता है कि इन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है, जो हम इसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम जो है इन तीनों चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकता है, वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। पहला सिस्टम है इकोनॉमिक सिस्टम में कैपिटलिस्ट सिस्टम। In a capitalist system, the goods produced are distributed among people not on the basis of what people need, but on the basis of what people can afford and are willing to purchase. This means that a sick person will be able to use the required medicine only if he or she can afford to buy it. If they cannot afford the medicine, they will not be able to use it even if they need it urgently. This system is also known as market economy, where demand and supply plays an important role. Only those goods will be produced that are in demand. तो कैपिटलिस्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर कैपिटल का सबसे ज़्यादा रोल होता है। पूरी इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती है। ये मार्केट फोर्सेस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस सिस्टम में, जहाँ पर प्रोडक्शन जो होता है वो डिमांड के अकॉर्डिंग होता है।
उन्हीं चीज़ों को प्रोडक्शन में लाया जाएगा जिन चीज़ों की मार्केट में डिमांड होगी। यहाँ परचेजिंग पावर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कंज्यूमर जो है उसके पास परचेजिंग पावर है, वो मार्केट में डिमांड जनरेट करेगा, तभी प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन कर सकता है। ये पूरी तरीके से प्रॉफिट बेस्ड सिस्टम होता है, जहाँ पर प्रॉफिट अर्न करना सबसे बड़ा जो है ऑब्जेक्टिव होता है प्रोड्यूसर का। इस सिस्टम को हम कैपिटलिस्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं। सेकेंड इकोनॉमिक सिस्टम होता है सोशलिस्ट सिस्टम। इन अ सोशलिस्ट सिस्टम द गवर्नमेंट डिसाइड्स व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ सोसाइटी। यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि सोसाइटी की नीड क्या है। यहाँ पर मार्केट बेस्ड सिस्टम नहीं होता डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग। यहाँ गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि प्रोडक्शन किन चीज़ों का होना चाहिए जिसकी रिक्वायरमेंट है। It is assumed that the government knows what is good for the people of the country, and so the desires of individual consumers are not given much importance. यहाँ पर इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को ध्यान में नहीं रखा जाता है। यहाँ गवर्नमेंट इस बात को फोकस करती है, इस बात को कंसर्न करती है कि सोसाइटी में किस चीज़ की नीड्स है। The government decides how goods are to be produced and how they should be distributed. ये सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है। रिसोर्सेज पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, ओनरशिप गवर्नमेंट की होती है कि किन चीज़ों का प्रोडक्शन करे, कैसे प्रोडक्शन करे और कैसे उसको सोसाइटी के डिफरेंट सेक्टर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करे। और थर्ड है मिक्स्ड सिस्टम। Most economies are mixed economies, that is, the government and the market together answer the three questions of what to produce, how to produce, and how to distribute what is produced. इस सिस्टम में मार्केट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, जहाँ पर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट ये सब गवर्नमेंट और जो मार्केट बेस्ड डिमांड और सप्लाई फोर्सेस हैं वो मिलकर तय करती हैं। तो यहाँ पर ऐसा सिस्टम होता है जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, जैसे इंडिया में है, मिक्स्ड सिस्टम है। In a mixed economy, the market will provide whatever goods and services it can produce well, and the government will provide essential goods and services which the market fails to do. ऐसे सिस्टम में मार्केट जो है वो उन चीज़ों का प्रोडक्शन करता है जिन चीज़ों का प्रोडक्शन वो कर सकता है, और गवर्नमेंट जो है इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है। जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर फेल हो जाता है, जहाँ मार्केट सिस्टम फेल हो जाता है, इंडिया अडॉप्टेड दिस इकोनॉमिक सिस्टम मीन्स मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। अब 5 ईयर प्लान के गोल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? देयर आर बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान विच आर द फॉलोइंग: नंबर 1 ग्रोथ, नंबर 2 इक्विटी, number 3 modernization, and number 4 self reliance. So there are 4 goals of 5 year plan: growth, equity, modernization and self reliance. Growth क्या होता है? It refers to increase in the country's capacity to produce the output of goods and services within the country. It implies either a larger stock of productive capital or a larger size of supporting services like transport and banking, or an increase in the efficiency of productive capital and services. A good indicator of economic growth in the language of economics is steady increase in the gross domestic product. अगर बहुत शॉर्ट में हम समझें तो ग्रोथ का मतलब ये होता है कि जीडीपी में जो स्टीडी ग्रोथ है, जो जीडीपी इंक्रीज कर रही है स्टीडी रेट से, उसी को हम ग्रोथ यहाँ पर कहेंगे। ओवरऑल इकोनॉमी में जो भी स्टॉक है, जो कैपिटल स्टॉक है, उसका साइज कितना बढ़ रहा है, इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स जो हैं उनमें क्या क्या इंक्रीजिंग रेट है, उसी को ओवरऑल हम इकोनॉमी की ग्रोथ के नाम से जानते हैं। तो 5 ईयर प्लान का एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या गोल हम कह सकते हैं ग्रोथ है। नंबर 2 इक्विटी। 5 ईयर प्लान का इक्विटी भी एक गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। इक्विटी का मतलब क्या होता है? देखिए,
It is important to ensure that the benefits of economic prosperity reach the poor sections as well instead of being enjoyed only by the rich. ये बहुत important चीज़ है कि केवल ग्रोथ से ही काम नहीं चलेगा जब तक सोसाइटी में जो पुअर सेक्शन है उनको भी उस ग्रोथ का कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा तब तक उस ग्रोथ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पुअर सेक्शंस को भी उस ग्रोथ का एडवांटेज मिलना चाहिए, ना कि केवल रिच सेक्शन ही उसको एंजॉय करे। So, in addition to growth, modernization and self reliance equity is also important. Every Indian should be able to meet his or her basic needs, such as food, a decent house, education, and healthcare, and inequality in the distribution of wealth should be reduced. तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ग्रोथ अगर हो रही है, मॉडर्नाइजेशन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है रिसोर्सेज का, अगर इनकम जो बढ़ी हुई है कंट्री की उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उसको पुअर सेक्शन के बीच भी नहीं गवर्नमेंट अगर पहुंचा पा रही है, तो फिर प्लानिंग को सक्सेसफुल नहीं माना जा सकता, वो प्लानिंग फेल मानी जाती है। तो ग्रोथ के बाद सेकेंड जो ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग का, 5 ईयर प्लान का, वो है इक्विटी। थर्ड है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन क्या होता है? टू इंक्रीज the production of goods and services, the producers have to adopt new technology. For example, a farmer can increase the output on the farm by using new seed varieties instead of using the old ones. Similarly, a factory can increase output by using a new type of machine. Adoption of new technology is called modernization. तो मॉडर्नाइजेशन क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, चाहे वो फार्मिंग हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, कहीं पर भी प्रोडक्शन में अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, न्यू मॉडर्न इक्विपमेंट को यूज़ कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस मॉडर्नाइजेशन कहलाता है। A modern society makes use of the talents of women in the workplace, in banks, factories, schools, etc. And such a society will be more civilized and prosperous. तो ऐसी सोसाइटी जहाँ मॉडर्नाइजेशन भी होता है, वहाँ पर वुमेन्स को वर्क प्लेस पर, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे स्कूल हो, वहाँ उनका टैलेंट सामने आता है और ऐसी सोसाइटी ज़्यादा सिविलाइज्ड और प्रॉस्पेरस बनती है। और फोर्थ ऑब्जेक्टिव या गोल है 5 ईयर प्लान का, सेल्फ रिलायंस। A nation can promote economic growth and modernization by using its own resources or by using resources imported from other nations. The first 7 5-year plans gave importance to self reliance, which means avoiding imports of those goods which could be produced in India itself. This policy was considered a necessity in order to reduce our dependence on foreign countries, especially for food. तो दोस्तों 5 ईयर प्लान का एक सबसे इम्पॉर्टेंट गोल माना जाता है सेल्फ रिलायंस, कि कंट्री हर चीज़ का प्रोडक्शन खुद करे, इन साइड द कंट्री हो, उसको हमें बाहर से उसके लिए डिपेंड ना रहना पड़े। तो हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान जितने भी बने हैं उसमें मैक्सिमम का जो ऑब्जेक्टिव रहा है, जो स्पेसिफिक गोल रहा है, वो सेल्फ रिलायंस रहा है, स्पेशली फूड के रेफरेंस में, कि फूड ग्रेन्स पर हमारी डिपेंडेंसी किसी और कंट्री पर ना रहे बल्कि हम सेल्फ डिपेंड रहें, इसी को सेल्फ रिलायंस कहते हैं। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव हैं जो 5 ईयर प्लान या प्लानिंग के माने जाते हैं: ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी एंड सेल्फ रिलायंस। अब प्लानिंग इन इंडिया की बात कर लें कि इंडिया में प्लानिंग की क्या हिस्ट्री रही है। द फर्स्ट सिस्टमैटिक अटेम्प्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग वाज मेड इन 1934। ये आपको देखना है, याद करना है इस ईयर को, कि जो फर्स्ट सिस्टमैटिक प्लान इंडिया में बनाया गया, जो अटेम्प्ट केवल माना जाता है, 1934 में, जबकि प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया बुक जो है आई, जिसे एम विश्वेश्वरैया ने पब्लिश किया था, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया 1934, एम विश्वेश्वरैया। तो ये पहला एफर्ट था, जबकि ब्रिटिश पीरियड में ही हमने इस बात की ओर
इंडिकेट कर दिया था कि हम खुद अब अपनी कंट्री के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। नेशनल प्लानिंग कमेटी was formed in 1943 under the chairmanship of पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1934 के बाद 1943 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में नेशनल प्लानिंग कमेटी फॉर्म की गई थी। ये सेकेंड अटेम्प्ट था इंडिया का। 1943 में ही बॉम्बे प्लान सामने आया, जबकि बॉम्बे के 8 इंडस्ट्रियलिस्ट, जो 8 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कैपिटलिस्ट थे, उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया जिसको बॉम्बे प्लान कहा जाता है। और इसके बाद M.N. रॉय ने पीपल प्लान डेवलप किया था, फॉर्म किया था। हालांकि ये सारे प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाए थे, लेकिन ये एक एफर्ट था कि इंडिया में प्लानिंग की क्या जर्नी रही है, बैकग्राउंड की बात हम करें। और फिफ्थ पॉइंट आप देख रहे हैं, इन 1944 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। 1944 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट भी सेट किया था। तो ये एक ब्रीफ जर्नी है प्लानिंग की इंडिया में। ये प्रशांत चंद्र महालनोबिस हैं, जिनको शॉर्ट में हम PC महालनोबिस के नाम से जानते हैं। और इंडिया में जो प्लानिंग के आर्किटेक्चर हैं वो इन्हीं को क्रेडिट जाता है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जो कि एक स्टैटिशियन थे, इनको इंडियन प्लानिंग का आर्किटेक्ट कहा जाता है। ये अच्छे से दिमाग में रखना है। PC महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। The architect of Indian planning is PC Mahalanobis. The second plan was based on the ideas of PC Mahalanobis. सेकेंड 5 ईयर प्लान को लैंडमार्क माना जाता है इंडियन प्लानिंग की हिस्ट्री में, क्योंकि वो सेकेंड प्लान PC महालनोबिस ने के आइडिया पर बेस्ड था। और वो पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए था कि इंडिया में बहुत रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, जिससे इंडिया की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो। महालनोबिस एस्टैब्लिश्ड इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कोलकाता। इन्होंने कोलकाता में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट भी इस्टेब्लिश किया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है। फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स और इंडियन आर्किटेक्ट ऑफ प्लानिंग, ये हैं PC महालनोबिस। अब दोस्तों बात करते हैं प्लानिंग कमीशन की, जो इंडिया में लगभग 65 ईयर तक रहा है, 1950 से लेकर 2015 तक। और इन 65 सालों में इंडियन इकोनॉमी में प्लानिंग के लिए सबसे बेस जो है, बैकबोन रहा है, जिसने इंडियन इकोनॉमी को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने में अपनी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई है। तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ हम बात कर लें। द रियल बिगनिंग ऑफ प्लानिंग इन इंडिया वॉज मेड इन March 15th, 1950 when the Planning Commission of India was established। 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था। द प्लानिंग कमीशन फिक्स द पीरियड ऑफ प्लान्स एट 5 ईयर। प्लानिंग कमीशन जो है वो 5 ईयर के लिए प्लानिंग करता है कंट्री के। प्राइम मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्राइम मिनिस्टर हमेशा इसका प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन रहता है। कोई भी हो, बाई नेम वहाँ पर नहीं बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो भी होगा वो चेयरमैन माना जाएगा। प्लानिंग कमीशन वॉज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन होता है, और ये कमीशन जो होता है ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जब प्लानिंग कमीशन बनाया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे किसी कमीशन की कहीं पर कोई प्रोविज़न उसका नहीं था। ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद 1950 में बनाया गया, इसलिए इसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड ऑन अप्रैल 1st 1951। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी वो 1 अप्रैल 1951 से 1956 तक के लिए थी। डिफरेंट 5 ईयर प्लान हैड डिफरेंट गोल। जितने भी 5 ईयर प्लान बने हैं अब तक, हमारे यहाँ 12 5 ईयर प्लान बने हैं। 12th 5 ईयर प्लान वो अपने टाइम से पहले ही ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि उसका टाइम पीरियड 2012 से 2017 तक था।
लेकिन 2015 में ही जब नीति आयोग बन गया, नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया, जिसकी वजह से 12th 5 ईयर प्लान, जो लास्ट 5 ईयर प्लान थी इंडिया की, वो बीच में ही डिसकंटिन्यू हो गई थी। ये लास्ट पॉइंट वही कह रहा है, 12th 5 ईयर प्लान वाज द लास्ट प्लान 2012 से 2017 तक। अब दोस्तों प्लानिंग कमीशन जब हटा दिया गया तो उसकी जगह नीति आयोग आया। नीति आयोग, नीति का मतलब है यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका फुल फॉर्म नीति का है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग हैज़ बीन established on January 1st, 2015 to replace 65-year-old planning commission. Second, the ex officio chairman of the नीति आयोग will be प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ही जैसे प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन होता था, वैसे ही नीति आयोग का भी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है। नीति आयोग हैव ऑल्सो वाइस चेयरमैन लाइक प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन में भी एक वाइस चेयरमैन होते थे और यहाँ नीति आयोग में भी एक वाइस चेयरमैन होंगे। डॉक्टर अरविंद पंगड़िया हैड बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ये याद रखना है कि फर्स्ट वाइस चेयरमैन जो थे नीति आयोग के, वो थे डॉक्टर अरविंद पंगड़िया। एंड लास्ट, डॉक्टर राजीव कुमार is new vice chairman of नीति आयोग. He took over charge on September 1st, 2017. डॉक्टर राजीव कुमार जो हैं वो अभी भी नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं, जो अरविंद पंगड़िया के बाद बनाए गए थे। इन्होंने 1 सितंबर 2017 को अरविंद पंगड़िया से चार्ज लिया था। तो अभी डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं, ये आपको नोट करना है। ये हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, राजीव कुमार जो वाइस प्रेसिडेंट हैं नीति आयोग के। नीति आयोग का क्या रिलेवेंस है दोस्तों, क्यों नीति आयोग की ज़रूरत पड़ी, ये यहाँ पर हम देखेंगे। प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग जब आया तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इट वॉज थॉट दैट प्लानिंग कमीशन वॉज रिलेवेंट इन ए कमांड इकोनॉमी structure but not any longer. India is a diversified country and its states are in different phases of economic development. The government aims at transforming the development agenda of India with the help of नीति आयोग। इस फर्स्ट पॉइंट से काफ़ी कुछ क्लियर हो जा रहा है कि नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन की जगह क्यों लाया गया। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर जो डेवलपमेंट का स्टेटस है वो अलग अलग रीजन में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है। एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, एक बड़ी कंट्री है, तो यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट जो है अब नए तरीके से काम करेगी, नए एजेंडा पर काम करेगी। इसीलिए कहा गया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और सेकंड पॉइंट, इंडिया स्टेट्स नाउ आर नो लॉन्गर completely डिपेंड ऑन द सेंटर, they are the actual drivers of national development. States need to be heard. It is thus unreasonable to centralize powers with the center. तो ये यहाँ पर देखिए कि अब इंडियन स्टेट्स को डेवलपमेंट की के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना है कि स्टेट जो होती है वो नेशनल डेवलपमेंट की एक्चुअल ड्राइवर होती है। और पावर को डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई नीति आयोग बनाकर, कि सब कुछ पहले जब प्लानिंग कमीशन था तो केवल प्लानिंग कमीशन ही एक्टिव रोल प्ले करता था, सारी पावर सेंट्रलाइज कर ली गई थी, स्टेट्स के हाथ में कुछ भी पावर नहीं थी। अभी नीति आयोग को इसीलिए लाया गया कि पावर को हमें डिसेंट्रलाइज करना है, जिससे स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने जो भी वहाँ पर नीड्स है, जहाँ पर उनको डेवलप करना है, जिन जगहों पर बैकवर्डनेस है, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग खुद कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों नीति आयोग लाया गया प्लानिंग कमीशन की जगह, नहीं तो 65 ईयर ओल्ड प्लानिंग कमीशन को हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नीति आयोग को लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये है यहाँ पर इंडिया में प्लानिंग की जो ब्रीफ जर्नी है उसके बारे में। इसको आप ज़रूर देखेंगे, इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है